आइए विद्यार्थियों, अब हम अध्ययन करते हैं जीव जगत की विविधता। आप देख रहे होंगे हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप और जंतुओं की जातियां पाई जाती हैं। वैज्ञानिकों का जो अनुमान है उसके अनुसार इस पृथ्वी पर 1.7 मिलियन से लेकर के 1.8 मिलियन जीवों की जातियां पाई जाती हैं। इन जीवों की जातियों को उनके विशिष्ट लक्षणों के आधार पर पहचाना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि विविधताओं से यानी विभिन्न प्रकार के जंतु और पादपों से ये संसार भरा पड़ा है, और इन्हीं संख्याओं को यानी जो इतनी सारी जातियां हैं जंतु और पादपों को, इसी को हम कहते हैं जैव विविधता, यानी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का पाया जाना। विद्यार्थियों, यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में इन सभी पादपों का अध्ययन करना चाहे, जंतुओं का अध्ययन करना चाहे, तो यह असंभव जैसा लगता है। और दूसरी बात यह आती है कि अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में इन पादप और जंतुओं के नाम भी अलग अलग होते हैं, जिससे उनके अध्ययन करने में एक बहुत बड़ी असुविधा आ जाती है। इसी को ध्यान में रख करके एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कुछ समितियों का गठन हुआ है, जिनके आधार पर किसी पादप या जंतु को एक अंतरराष्ट्रीय मानक स्तर पर पहचाना जा सके, उन्हें जाना जा सके। इसके लिए दो प्रकार की समितियों का निर्माण हुआ है। पहली है ICBN, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब है नामकरण, यानी एक अंतरराष्ट्रीय एक समिति बनी है। उस समिति में इस विश्व में पाए जाने वाले सभी पादपों को एक निश्चित नाम से जाना जाएगा, ऐसा निश्चित किया गया है, जिससे विश्व में किसी भी स्थान पर उस पादप को आसानी से पहचाना जा सके। इसी प्रकार ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी ये समितियां हैं। समिति में दो नाम रखे गए, ये वनस्पति विज्ञान से संबंधित है, ये जंतु विज्ञान से संबंधित है। इस इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता नामकरण। इन समितियों के द्वारा इस विश्व में पाए जाने वाले पादप और जंतुओं का एक निश्चित नामकरण किया गया है, और उसी नाम के आधार पर इन पादपों और जंतुओं को पहचाना जा सके। आगे हम देखते हैं इस नामकरण की पद्धति में एक बात आती है द्विनाम पद्धति। नामकरण की द्विनाम पद्धति। भाव आपको स्पष्ट कर दे, किसी भी जंतु और पादप का जो नामकरण किया जाता है, उस नामकरण की द्विनाम पद्धति में यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी जंतु या पादप का वनस्पतिक नाम या जंतु वैज्ञानिक नाम, इसे हम वैज्ञानिक नाम भी कह सकते हैं। पादप के लिए शब्द का प्रयोग करें तो वनस्पतिक नाम, और जंतुओं के लिए जब प्रयोग करेंगे तो इसको जंतु वैज्ञानिक नाम कहते हैं। इस नामकरण की पद्धति में निश्चित किया गया है कि किसी भी जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर के लिखा जाएगा, जिसमें पहला शब्द उस जंतु के वंश का और दूसरा शब्द उसके जात को प्रदर्शित करेगा। ये दो शब्द हैं, दो शब्दों से मिलकर के उस
जंतु का या पादप का नाम लिखा जाता है, और इसी कारण इसको कहते हैं द्विनाम पद्धति। नामकरण की द्विनाम पद्धति है। इसके वैज्ञानिक है कैरोलस लिनियस, उन्होंने इस पद्धति को संपादित किया है। आइए हम जरा नामकरण की जो इंटरनेशनल मानक है कि नामकरण हम किसी जीव का कैसे करें, उसके लिए कुछ पॉइंट निश्चित किए गए हैं। उन पॉइंटों को हम आपके सामने रखते हैं, जानने की कोशिश करें। आइए देखते हैं नामकरण की द्विनाम पद्धति के अंतर्गत कौन कौन से विभिन्न जो मानक है निश्चित किए गए हैं, उनको बताने की कोशिश करते हैं। विद्यार्थियों, नामकरण की जो द्विनाम पद्धति का प्रादुर्भाव किया गया, इसे सन 1961 में थोड़ा सा संशोधित किया गया और कुछ प्रमुख बातें इसमें रखी गई जिसके आधार पर किसी भी जंतु का नामकरण किया जा सके। द्विनाम पद्धति में दो पद होते हैं नामकरण के। प्रथम पद वंश, द्वितीय पद जात। और इस संशोधित नामकरण की पद्धति में जो प्रमुख बिंदु लाए गए, उनमें प्रथम है कि किसी भी जंतु का यदि हम जंतु वैज्ञानिक नाम लिख रहे हैं तो जो प्रथम पद है यानी वंश है, उसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखा जाना चाहिए। और जो द्वितीय पद है जो जात को प्रदर्शित करता है, उसे स्मॉल लेटर में लिखा जाना चाहिए। जैसे देखिए, हम मेढक का उदाहरण के रूप में ले लें। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना ट्रिगीना। यहां आप देख रहे हैं ये दो पद हैं, ये वंश और ये जात। तो प्रथम पद का जो प्रथम लेटर है वो कैपिटल होगा और जात का लेटर स्मॉल लिखा जाना चाहिए। ये 1961 में जो नामकरण की नई गाइडलाइन आई, जिसके अंतर्गत कुछ संशोधन किए गए कि नामकरण में कौन कौन से प्रमुख बिंदु होना चाहिए, उसमें पहला बिंदु आपके सामने ये। और दूसरा देखिए, दूसरे में ये निश्चित किया गया कि कोई दो वंश, किन्हीं दो वंशों में जात का नाम एक नहीं होना चाहिए। थोड़ा स्पष्ट कर लें, जात कैसे? दो वंश हो कोई, हम वंशों की बात करें, थोड़ा इस टॉपिक को समझना होगा। ये दो वंश हैं, एक और दो अलग अलग वंश हैं, और इन अलग अलग वंशों में यहां जात लिखेंगे जब, तो जात का नाम समान नहीं होना चाहिए। यानी अलग अलग वंशों में जात का नाम एक समान नहीं होना चाहिए, और एक ही वंश में दो जातियों का नाम समान नहीं होना चाहिए। आप स्पष्ट कर रहे हो कि दो अलग अलग वंशों में जात का नाम समान नहीं होना चाहिए, और किसी एक ही वंश में दो जातियों का नाम समान नहीं होना चाहिए। एक बात, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट पर हम ध्यान देंगे। यदि किसी भी जंतु या पादप का नामकरण अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है, ध्यान देना क्या बात कहने जा रहे हैं। यदि किसी भी पादप या जंतु का नामकरण दो भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग किया गया है, तो उन जीवों के नामकरण के लिए नाम के साथ साथ उन वैज्ञानिकों का नाम और यानी खोजकर्ता का नाम और सन भी अंकित किया जाए। यानी कोई भी कहे, पहले आप नाम लिख दीजिए,
जैसे ये राणा ट्रिगीना और इसके बाद वैज्ञानिक का नाम और उनका सन लिखा जाना चाहिए। चौथे पॉइंट में निश्चित किया गया है कि जंतु वैज्ञानिक नाम तिरछे शब्दों में लिखा जाए। कैसे? तिरछे शब्दों में, तिरछे शब्दों में लिखा जाना चाहिए। यदि आप हाथ से इनका नाम लिख रहे हो तो नाम के नीचे अंडरलाइन कर देना चाहिए। तो ये विद्यार्थियों हम आपको बता रहे थे जो नामकरण की विभिन्न जो ध्वनाम पद्धति में कुछ प्रमुख बातें हैं, जिन बातों को हम ध्यान में रखेंगे किसी भी जंतु या पादप का नाम लिखने में कि उनमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए और उसका नामकरण किस प्रकार किया जाता है, आपको समझ में आ गया होगा।